आज के क्लास में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, अधिशोषण के प्रकार। इसके पहले हम लोगों ने अधिशोषण के बारे में पढ़ा। आज हम लोग उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देखो दो प्रकार का अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब इनमें दोनों में अंतर क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आज के क्लास के लिए कि आप इन दोनों का अंतर आप अच्छे समझ पाएंगे। इसमें देखो सबसे पहला जो पॉइंट है, यह वांडर वाल बलों के कारण उत्पन्न होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि सरफेस जो प्रोवाइड करता है, जो पदार्थ ठोस या द्रव, उस पर कोई भी गैसियस अणु जिसको हम एड्सॉर्बेट कहते हैं, हिंदी में अधिशोष कहा जाता है, वो इस सरफेस पर ज्वाइन करता है, संचित हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि अट्रैक्शन जो होता है ये किस प्रकार का अट्रैक्शन है। तो देखो भौतिक अधिशोषण में क्या है कि इसमें आप सिंपल हर एक प्रकार का आकर्षण की बात कर सकते हो, और जब हम हर एक प्रकार की आकर्षण की बात कहते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है वांडर वाल बल। वांडर वाल बल में मुख्यतः तीन प्रकार के बल आते हैं। पहला जो बल होता है डाइपोल डाइपोल, मतलब ध्रुवी ध्रुवी अंतराणुक बल। दूसरा जो आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, मतलब एक ध्रुवी एक अध्रुवी। और जो तीसरा आता है जो केवल अध्रुवी के लिए होता है, जिसको हम लंदन फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो कुमुलेटिव अगर हम बात करें तो इन तीनों को एक साथ वांडर वाल बल कहते हैं। तो पहला पॉइंट यही बता रहा है कि भौतिक अधिशोषण में वांडर वाल बल के कारण कह सकते हो आकर्षण होता है। ठीक है, लेकिन आप देखो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि जो अधिशोष से होता है, जब ये जुड़ता है आकर तो ये बॉन्ड बनाता है, मीन्स कि ये सहसंयोजक बंध बनाता है। और ये सहसंयोजक बंध या आयनिक दोनों प्रकार के बंध बनाकर पृष्ठ पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जैसा इसका नाम है रासायनिक अधिशोषण, मतलब इसमें केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, सहसंयोजक बंध या फिर आयनिक बंध जो होते हैं वो एड्सॉर्बेंट पर आकर जुड़ते हैं या बनाते हैं। जबकि भौतिक अधिशोषण में ये वीक वांडर वाल बल, ये बल वीक होता है, ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो दूसरी पॉइंट है, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, जबकि इसमें है यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। अब इसका अर्थ समझिए, जब अट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच, तो ये कोई नियम नहीं है कि कौन किस पर आके जुड़ता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं विशिष्ट नहीं है वांडर वाल बल, क्योंकि किसी के बीच भी हो सकता है, किन्हीं दो परमाणुओं के बीच, किन्हीं दो अणुओं के बीच, इसलिए इसमें कोई विशिष्टता नहीं होती है, कोई सेलेक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, जबकि आप देखो रासायनिक जो अधिशोषण होता है, कीमियोजाप्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, यह अति विशिष्ट होता है। इसका मतलब साफ है कि जैसे देखो आप लोहा है, ठीक है, मान लो लोहे ने सरफेस प्रोवाइड किया और ऑक्सीजन जो गैस है ये इस पर आके अधिशोषित होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे जंग लगता है। लेकिन बहुत से ऐसे धातु होते हैं जिसमें ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होती है, जैसे देखो प्लेटिनम है। प्लेटिनम में आप देखो कि इसके ऑक्साइड जनरली नहीं बनते हैं। गोल्ड है, गोल्ड में भी ऐसे इसकी ऑक्साइड आकर जुड़ नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक विशिष्टता होती है कि किनके बीच ये जो रिएक्शन कह सकते हैं, ये जो बॉन्ड है बनेगा। ठीक है, इसीलिए अति विशिष्ट होता है प्रकृति में। अब नेक्स्ट आप देखो, यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है, और जबकि रासायनिक अधिशोषण प्रकृति में अनुत्क्रमणीय होता है।
अब ये वर्ड आपको समझ जाए होंगे, ये इक्विलिब्रियम साम्य की अवस्था से ये आप इसको आप समझो कि उत्क्रमणी का मतलब होता है कि यदि कोई अधिशोष से आ रहा है और उसका अधिशोषण हुआ सरफेस पे, ठीक है, तो ये वीक, क्योंकि अट्रैक्शन वीक होता है तो इसको आप कह सकते हो इसका डिजॉर्प्शन भी हो सकता है, विशोषण भी हो जाता है, ठीक है ना। मतलब दोनों प्रक्रियाएं इसमें संभव हैं कि अधिशोषण भी हो सकता है और विशोषण भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। जब अभिक्रियाएं जब दोनों डायरेक्शन में हो या प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में होते हैं तो उसको हम उत्क्रमणीय प्रक्रिया कहते हैं। जबकि रासायनिक अधिशोषण में जब एक डायरेक्शन में होता है, या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई आता है किसी सरफेस पे, पृष्ठ पे जुड़ने के लिए, तो आप देखो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बॉन्ड बनाता है इसके साथ, तो जब बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से मोस्टली ये कह सकते हो ये ईजिली निकल नहीं सकता है, इसलिए वन डायरेक्शन केवल होता है, इसलिए इसको हम अनुत्क्रमणीय कहते हैं। तो आपने फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट देखा। नेक्स्ट चौथा पॉइंट देखो ध्यान से कि भौतिक अधिशोषण गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है और अधिक आसानी से द्रवणीय गैस सहजता से अधिशोषित हो जाते हैं। यह पॉइंट, और यहाँ देखो यहाँ भी सेम पॉइंट है, ठीक है। अब इसको आपको समझना होगा कि द्रवणीय गैस का मतलब क्या है, जो यहाँ लिखा है, जो आसानी से द्रवणीय हो जाते हैं। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, गैस का द्रवीकरण गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे ये अमोनिया है, तो अमोनिया गैस के बारे में आप क्या जानते हो कि ये ध्रुवीय है और साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। तो इस गैस के अणु को जब कंप्रेस किया जाएगा तो अणु आपस में ईजिली अट्रैक्ट होंगे, या कहो इन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसमें आकर्षण बल ज़्यादा कार्य करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सरलता से द्रवीकरण हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि इनके पास एक विशेष करैक्टर होता है, एक विशेष कह सकते हो गुण रखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड करने के या अधिक आकर्षण बल रखने के, इसलिए किसी भी सरफेस के पर भी, जैसे आपने अभी जस्ट बात किया, क्योंकि इनको अगर सरफेस पर भी भेजते हैं तो इनके नेचर, इनके स्वभाव में होता है कि वो आकर्षण करते हैं, इसलिए सरलता से अधिशोषण इनका पृष्ठ पर हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के एक लाइन कि यदि कोई भी गैस को सरलता से हम, जिसको हम द्रवित कर सकते हैं, जिनको हम गैस से उनको द्रव में बना सकते हैं, ठीक है, तो उनका अधिशोषण जो होता है का दर जो होता है वो अधिक होता है, या कह सकते हो आसानी से होता है। तो ये चौथा पॉइंट जो आप देख रहे हो ये दोनों में कॉमन है। अब पांचवा पर बात करते हैं, ये हीट आप देखो, इंथैल्पी को अभी आप हीट समझ सकते हो, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल है, जबकि आप देखो रासायनिक अधिशोषण में ये ज़्यादा है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भौतिक अधिशोषण में इंथैल्पी कम क्यों होती है जबकि रासायनिक अधिशोषण में इंथैल्पी ज़्यादा कब क्यों होती है। तो पहले आप ये समझिए कि इंथैल्पी हीट जो होती है निकलती कैसी है। तो जैसे अभी आपने पिछले क्लास में बताया कि जब कोई भी एड्सॉर्बेट अधिशोष का अधिशोषण होता है तो उसके पीछे जो फैक्टर होता है आकर्षण बल होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आकर्षण जब होता है तो ऊष्मा निकलती है, मतलब डेल्टा एच हीट जो होता है उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो डेल्टा एच का जो मान है कि ये ज़्यादा निकलेगा या कम निकलेगा, यह इस अधिशोष और ये जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है एड्सॉर्बेंट, इनके बीच उत्पन्न ये जो आकर्षण बल होता है उस पर ये आधारित होता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि डेल्टा एच का मान तभी ज़्यादा होगा जब अधिशोष और जो ये पृष्ठ प्रोवाइड करता है उनके बीच आकर्षण बल का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भौतिक अधिशोषण में वीक वांडर वाल फोर्स होता है, इसलिए कह सकते हो कि यहाँ ऊष्मा का मान कम निकला या कम होता है, इंथैल्पी कम होती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या है, प्रबल सहसंयोजक बंध होता है, जो प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इसमें
जैसा उसका बंध की पावर है। अगर स्ट्रांग बॉन्ड होगा बहुत ज़्यादा तो आप 240 तक जा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो अट्रैक्शन होता है उस आधार पर हम इंथैल्पी की बात करते हैं। नेक्स्ट आप देखो 6वां पॉइंट, अधिशोषण के लिए जब भौतिक अधिशोषण की बात हो रही है, निम्न ताप सहायक होता है और ताप बढ़ाने पर घटता है, ठीक है। और इसमें क्या देखो, रासायनिक में उच्च ताप सहायक होता है और ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अब इसको समझोगे कैसे, देखो अधिशोषण यहाँ पर जो होता है, क्योंकि ये कमज़ोर बल से होता है, ठीक है ना। तो कमज़ोर बल से जब होगा तो आप जानते हो कि अगर ताप आप ज़्यादा दोगे, ठीक है, तो ताप देने से क्या होता है कि फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है ना। या हम ये कहें कि वीक जो वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बनने के लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो भौतिक अधिशोषण लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, या कहो विशोषण हो जाता है, जिसकी वजह से अधिशोषण की दर कम हो जाती है, ठीक है। और जबकि देखो इसमें क्या है, ये क्यों कह रहा है उच्च ताप पर है, तो आप ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब भी कोई भी रासायनिक बॉन्ड बनते हैं, कोई बंध बनता है, तो वो बंध जो होता है एक अपनी रिएक्शन के थ्रू होता है। तो रिएक्शन के थ्रू होगा, तो आप देखो हम यहाँ एक छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं, ये मान लो अभिकारक है और ये उत्पाद है, ठीक है, प्रोडक्ट P, और ये मान लो एक एनर्जी की वाई एक्सिस पे मैंने एनर्जी रख दिया है। तो होता क्या है कि ये जो अभिकारक होता है ये उत्पाद में डायरेक्ट नहीं बदलेगा, उसको एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब इसके पास ये एनर्जी है, ठीक है, और उसको यहाँ तक एनर्जी चाहिए होता है। तो इतनी एनर्जी का जो गैप है, अगर इसको मिल गया अभिकारक को, ठीक है, तब जाके ये प्रोडक्ट में आता है। तो इस ऊर्जा को हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो इतनी ऊर्जा के लिए हमें ताप देना पड़ता है, ठीक है। और जितना ताप आप देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अभिकारक के अणु अपने ये अवस्था को, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं, वहाँ तक अगर ये पहुँच जाएंगे उतनी ऊर्जा के साथ, तो सभी प्रोडक्ट में बदलते हैं, या हम कहें कि उनके अणुओं का अधिशोषण होता है और वो पृष्ठ से बॉन्ड बना सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। और ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसकी जो दर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अणु उस ऊर्जा को, सक्रिय ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उनका अधिशोषण का जो दर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक 7वां। इसमें सक्रिय ऊर्जा की, देखो अभी जस्ट बात हो रही थी सक्रिय ऊर्जा की, इसमें देखो 7वां में लिखा है कि इसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती भाई, क्योंकि जिसमें देखो जहाँ रिएक्शन होता है, जहाँ बॉन्ड बनते हैं, साझा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है, वहाँ पर इस ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इसीलिए साफ लिखा है, क्योंकि इसमें वांडर वाल बल होता है, एक सिंपल एक आकर्षण बल होता है, ठीक है, इसलिए इसमें आवश्यकता नहीं होती है। जबकि इसमें क्या लिखा है, देखो कभी कभी सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उच्च सक्रिय ऊर्जा। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये बॉन्ड जो होता है, जो बन रहा है, ये बहुत ही कह सकते हो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है, इसलिए कभी कभी उच्च सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देख सकते हो 8वां पॉइंट, जो कि लगभग आप देखो दोनों में बराबर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है, यदि आप सरफेस जो आप दे रहे हो, जो प्रोवाइड करा रहे हो जिस पदार्थ का, जिस ठोस का, यदि इस सरफेस की एरिया बढ़ा दो, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हो कि एडजॉर्बेट जो होते हैं, अधिशोष होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर उनका अधिशोषण होगा। सरल शब्दों में आपको समझना है कि यदि आप कोयला एक बड़ा टुकड़ा ले रहे हो, ठीक है, और उसको जलाने की कोशिश करोगे, तो ऑक्सीजन के संपर्क में जब ये जलाने की कोशिश करोगे तो उतना जल्दी ये नहीं जलेगा, उसका क्रिया नहीं होगी। लेकिन इसी कोयले को अगर आप छोटा छोटा तोड़ दोगे, जानते हो छोटा छोटा तोड़ने से क्या होगा कि हर एक कण जो है अपना पृष्ठ क्षेत्रफल रखने लगेगा। उसकी वजह से जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होती है, वो बढ़ जाती है, और बढ़ जाने पर सभी के संपर्क में
ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के अणु आएंगे और जो इसका दहन होगा इस कोयले का वो बढ़ जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये समझ जाइएगा कि पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर क्यों करता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने से अधिशोषण का दर बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको पृष्ठ प्रोवाइड मिलता है। 8वां पॉइंट भी सेम आप देखो, रासायनिक अधिशोषण के लिए सेम है, ठीक है। और आप देखो ये लास्ट पॉइंट 9वां, उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर बहु अणुक परतों के रूप में परिमाणित होते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, पहले मैंने ये मान लो एक सरफेस है, पृष्ठ है, और इस पर ये अधिशोष से आकर अधिशोषण हो गया, ठीक है, किस बल से? वान डर वाल बल से। अब यहाँ पे क्या लिखा है? बहु अणुक परतों, मतलब इसका क्या है कि यदि कोई आप अगला आने वाला है फिर से कोई दूसरा अणु, तो ये अगर नहीं भी निकला है तो इसके ऊपर एक दूसरा लेयर भी लग सकता है। इसको बोलते हैं मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन, ठीक है। अब ये क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि वान डर वाल बल किसी के बीच हो सकता है। वान डर वाल क्योंकि हमने बताया था शुरू में विशिष्ट नहीं होता है, ये किसी भी दो अणुओं के बीच कार्य करता है, इसलिए इसमें मल्टी लेयर की बात होती है। जबकि देखो इसमें क्या है, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, और बॉन्ड हम जो बनाएं वो एक स्पेसिफिक होता है, अति विशिष्ट होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अब जो नेक्स्ट होगा वो इसके साथ बॉन्ड बनाए। इसलिए आप देखो यहाँ पर ये एकल अणुक परत के रूप में फलित होता है, ठीक है ना। तो आपने अभी तक जो है जो मेन डिफरेंस आपने देखा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण का, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।